हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, चैप्टर 16 है। इसमें हम जानेंगे कि हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी है। वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो होता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और वो दिन अगर एक हफ्ता भी ना रहे तो हो सकता है मैक्सिमम इंसान क्या हो या जानवर मर जाएंगे। वहाँ पे इंट्रोडक्शन है, लिखा है, कह रहा है कि हम बिना खाने के हो सकता है कुछ दिन तक, यानी कि 15-20 दिन तक रह सकें। मतलब बिना खाना खाए हुए 15-20 दिन हम रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के गिनती से 5 से 7 दिन गुजारना ही क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वाटर के सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे वाटर को बचाएं। ठीक है, वाटर कैसे फॉर्म होता है, सारी चीज़ हम देख चुके हैं, बस उसको थोड़ा डिटेल में देखना है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है हमारे पृथ्वी पे, यानी कि जो हमारा अर्थ है उस पर 70% पानी है, और इंसानों के अंदर भी क्या है, 17% पानी रहता है। कह रहा है ह्यूमंस के साथ साथ जितने जानवर होते हैं, ठीक है, वो पानी पे ही बेस्ड रहते हैं। पहला सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एयर। एयर हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, कि कितना ज़रूरी होता है एयर। एयर के दूसरा नंबर बाद, यानी कि एयर पहले पे है और दूसरे नंबर पे कौन है, वाटर। तो वाटर दूसरा नंबर वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं पृथ्वी पे वो जिंदा रह रहे हैं। यानी कि सबसे ज़रूरी क्या है, एयर है। एयर ना रहे तो हो सकता है हम मतलब आधे घंटे के अंदर ही सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो। लेकिन वाटर अगर ना रहे तो हो सकता है 5-6 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाए। और तीसरा क्या होगा, खाना। तो ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़रूरी है जिसमें से हम वाटर के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, कह रहा है जितना भी हमारे अंदर प्रोसेस होता है, बने बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो पचता है खाना, वो किसकी वजह से पचता है, वाटर की वजह से ही। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट का, वो भी वाटर की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट, मटेरियल एक्सक्रीशन, नीट वाटर, यानी इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी चाहिए होता है। यानी कि खाना खाने के लिए, पचाने के लिए भी पानी, ठीक है, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी पानी, और उसको बाहर निकालने के लिए भी हमको पानी लगता है। तो इसलिए कहते हैं पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कह वी टेक वाटर थ्रू फूड एंड ड्रिंक्स एंड लूज इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड एक्सेल एयर। कह रहा हम पानी पीते हैं कई तरह से, ठीक है, ड्रिंकिंग कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो सब पानी ही है। ठीक है, निकलता कैसे है, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट यानी गर्मी के फॉर्म में, और एक्सेल है जब हवा को हम छोड़ते हैं मुंह के जरिए, नहीं इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल करते हैं उसमें पानी भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यही कह रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए और जनरेशन सीड के लिए, यानी जितने भी पौधे होते हैं पृथ्वी पे उनको बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पानी, और हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए ज़रूरी है पानी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाटर क्या करता है हमारे बॉडी को, किसके बॉडी को, हमारे बॉडी को भी, और एनिमल के बॉडी को भी, और प्लांट्स के भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो वही लिखा है, वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि इंसानों के अंदर भी काफ़ी मात्रा में पानी होता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है, भले ही बाहर का टेम्परेचर क्या हो, गर्म हो। लेकिन पानी अगर ना रहे तो पौधे भी मरेंगे, इंसान भी मरेंगे, और जानवर भी मरेंगे। लेकिन फिर भी इंसान क्या कर रहे हैं, पानी को वेस्ट करते जा रहे हैं। कितना भी कोई चिल्ला ले, पानी वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, उसी को रोकने के लिए हम सारी चीज़ इसमें कर रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का, यूज़ ऑफ वाटर। कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, अगर ये हम ना बताएं तभी आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डेली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो ब्रश करते हैं वहाँ पर होता है, यानी कि मुँह वगैरह धुलने के लिए। फिर आप लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बाथरूम वगैरह में, ठीक है, जब नहाने जाते हैं, नहाने के बाद जब खाना खाने आते हैं तो वहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर यूज़ होता है, मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ होता है पानी। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप खुद बना के लिख सकते हैं, एग्जाम में आता है। तो अगर पूछा गया कि राइट 3 यूजेस ऑफ वाटर, तो कोई भी लिख देंगे, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लॉथिंग, डिशेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ गया, हमारा यूजेस ऑफ वाटर हो गया। इन जगहों पर हम पानी का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा जो गार्डन रहता है जहाँ पर हम फूल वगैरह लगाए रहते हैं उनको हम पानी देते हैं। ठीक है, जानवरों को पानी पिलाते हैं, धोते हैं। अपने जो घर में गाड़ी वगैरह रहती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको धोते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आग वगैरह कहीं मान लो लगती है, अगर फायर वगैरह पकड़ लेता है तो उस फायर को बुझाने के लिए भी हम क्या करना है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कह रहा है कि वाटर का है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसान हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि पानी को एक प्राकृतिक रूप से यूज़ किया गया है। कैसे मतलब है, इसका क्या मतलब है, सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि जो वाटर है ना वो एक नेचुरल रिसोर्स है। भाई जाहिर सी बात है, प्राकृतिक रूप से वो पाया जाता है, कोई इंसान तो बनाता नहीं है पानी। अगर पानी इंसान बना पाता तो पानी की
किल्लत नहीं रहती, हर जगह पानी भरपूर मात्रा में रहती। लेकिन पानी क्या होता है, इंसान नहीं बना पाता है, वो कौन बनाता है, नेचर बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को कम से कम वेस्ट करिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कह रहा है जो पानी हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स सबको पता है। कह रहा है कि ये दो तरह के होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, ये क्या होते हैं वो भी देखेंगे। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो रिन्यू मतलब होता है दोबारा वो क्या करना, प्रोड्यूस हो जाना, यानी कि दोबारा तरीके से बन जाना। मतलब वाटर ऐसा चीज़ है जो क्या होता है, दोबारा बन जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो पानी नहाएं, हम गए नहाने, जो पानी हमारा जो हम नहा चुके हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, नाली में चला जाता है। ठीक है, नाली के जरिए वो चला जाता है कहाँ पर, नदी या समुद्र में। ठीक है, फिर वहाँ से पानी इवोपरेट होता है, पानी साफ़ हो जाता है, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से पानी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा बनेगा, कहेगा रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज दैट विल नेवर एंड और दैट आर रिप्लेनिश नेचुरली। कह रहा वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे समुद्र इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन पीने वाला पानी खत्म हो रहा है। जैसे कहने, इसका कहने मतलब पानी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे पीने वाला पानी है ही नहीं, इसमें डिफरेंस है। इसका कहने का मतलब जो समुद्र का पानी है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो पीने वाला पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो ख़त्म हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, सनलाइट वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सनलाइट आज मान लिया आज धूप हुआ, कल भी धूप होगा, परसों भी धूप होगा, नरसों भी धूप होगा। इस तरीके से सनलाइट, वाटर, हवा क्या है, सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये आते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होगा, ठीक है, इसका उल्टा। ये कह रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये कह रहा है ये खत्म हो जाएंगे काफ़ी आसानी से। जैसे कि इसका डेफिनेशन बनेगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट वंस यूज्ड अप, यानी कि एक बार यूज़ करने के बाद वो दोबारा बन नहीं सकते। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जैसे गोल्ड, पेट्रोल डीजल नहीं होता है, वो क्या होगा, ख़त्म हो सकता है। अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। तो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ वाटर पढ़ा, कहाँ का यूज़ होता है। वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, वो आता रहता है, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म हो जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैस। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ हमारा यही कहना चाह रहा है कि जो पानी है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो फ्रेश पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट करने का मतलब है कि आप चाहें तो एक बाल्टी में नहा सकते हैं, या एक या 1.5 बाल्टी में नहा सकते हैं, लेकिन इंसान क्या करते हैं, 2-2, 3-3 बाल्टी, 4-4 बाल्टी तक नहाते हैं वो लोग। ठीक है, तो कई सारे तरीक़ों से पानी वेस्ट हो रहा है, जैसे वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी हम अपना देखते हैं अगला टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब किस किस फॉर्म में वाटर होते हैं। जाहिर सी बात है सॉलिड में होता है, यानी कि जो ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, जो हमने पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में, जियोग्राफी में, साइंस में पढ़ा है, वो भी क्या होता है, पानी की फॉर्म में ही बर्फ़ जमा होता है। दूसरा होता है लिक्विड, जो हम पानी पीते हैं। तीसरा होता है गैस के फॉर्म में। गैस के फॉर्म में कैसे पानी होता है, जो पानी वेपराइज हो जाता है समुद्रों से, वो क्या होता है, वो भी वाटर ही रहता है, लेकिन वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, यानी कि गैस के फॉर्म में रहता है। फिर ये पानी कैसे, जब बारिश वगैरह होता है तो यही गैस फिर से किस में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो मतलब 3 तरह के पानी होते हैं। कोई पूछता है कि वाटर के, यानी कि पानी के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। और एग्जांपल देना हो तो क्या देंगे एग्जांपल आप, सॉलिड का एग्जांपल हो गया ग्लेशियर वगैरह, जो पहाड़ वगैरह रहते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ रहते हैं, वो क्या है, फ्रेश वाटर है, वहीं से नदियाँ बनती है और पूरे कंट्री में बहती हुई आती है, उससे लोग पानी पीते हैं। दूसरा आता है लिक्विड, जो हम डेली पीते वगैरह हैं। ठीक है, और गैस, जो पानी वेपराइज हो जाता है पानी से, समुद्रों से, उसे गैस कहते हैं। तो भी एक तरह का पानी है, वाटर है। अगला टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। देखो वाटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 होते हैं, हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसको चेंज करेंगे कि कैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, फिर गैस से लिक्विड, या लिक्विड से फिर सॉलिड होता है। जाहिर सी बात आप सबको पता होगा कि अगर आप जो फ्रीज होता है कोई घर में, ठीक है, उसमें से अगर बर्फ़ निकालते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा निकालते हैं, तो देखते हैं 5 मिनट बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, पानी में। क्यों? क्योंकि उसमें आसपास क्या होता है, मौसम गर्म होता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे पिघल जाती है, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो वही लिखा है कि जब आइस हीट को होता है, यानी कि जब बर्फ़ को हम हीट करते हैं, गर्माहट देते हैं, तो पिघल जाता है किसमें, वाटर में। कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, उसे कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का। 0 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, जिसपे हमारा आइस यानी कि बर्फ़ क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, यानी कि पिघल रहा है। उसी तरह से जब इसको ठंडा करेंगे, यानी कि पानी को ठंडा करेंगे और इतना ठंडा कर दें कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जो पानी होगा अगर 0 डिग्री तक पहुंच गया तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। यानी कि जो आप फ्रीज में रखते हैं पानी, तो जब बर्फ़ बनता है तो किस डिग्री पे बनना शुरू होता है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के बाद बनना शुरू हो जाता है बर्फ़, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट।
कोई पूछता है आपसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसके नाम में ही सारा चीज़ छुपा हुआ है। मेल्टिंग यानी कि मेल्ट होना, यानी कि पिघलना। किस डिग्री पे पिघलता है? जब आइस को हीट करेंगे 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री पे पानी क्या होना, पानी उबलने लगता है, यानी कि जैसे ही 100 डिग्री पहुंचेगा तो पानी क्या करेगा, उबलने लगेगा। अगर आप पानी उबालते हैं, अगर पानी उबलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि वो 100 डिग्री पहुँच चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? यानी कि फ्रीज होना, यानी कि पानी को बर्फ में जमाना। किस डिग्री पे? 0 डिग्री पे, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जो वाटर होता है ना, वो 100 डिग्री पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने वही कहा कि अब कभी पानी गर्माते हैं तो अगर पानी खौलना शुरू हो जाता है, यानी कि उबलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 100 डिग्री पे पहुँच गया है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, यानी कि बॉयल करना शुरू हो गया। सारा आंसर उसके वर्ड में लिखा रहता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है मेल्ट होना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि बर्फ़ बनना, बॉइलिंग यानी कि बॉयल होना। अब आते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि जब चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि जो पानी होता है जब गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब पानी को हम हीट करते हैं, किसमें, जैसे हीट कर रहा है ना यहाँ पर, तो मान लेते हैं पानी, तो ये गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इवेपोराइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड है हमारा वो गैस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। वहाँ यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि गैस। ठीक है, उसका बोलेंगे हम इवेपोरेशन बोलेंगे। वही उल्टा कब, जब वाटर वेपर को कन्वर्ट करें वाटर में, वो कब होता है, बारिश के फॉर्म में। जब बारिश होता है तो क्या होता है, जो हमारा एयर वाटर रहता है, यानी जो वाटर वेपर रहता है ऊपर जाता है और ऊपर मौसम ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है, बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या निकलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये 5 वर्ड है जो इसके में ही आंसर लिखा है। तो हो सकता है 1 वर्ड में आपके एग्जाम में आए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सबका मैंने बता दिया है। ठीक, अगर नहीं है समझ में आया तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके आप फिर देख सकते हैं। सिंपल सा है। मेल्टिंग यानी कि मेल्ट होना, यानी कि पिघलना। फ्रीजिंग यानी कि जमना। इवेपोरेशन यानी कि पानी से वेपराइज होना, यानी कि गैस के फॉर्म में होना। और ये कंडीशन मतलब उसका उल्टा है, यानी कि गैस से लिक्विड के फॉर्म में होना। और बॉइलिंग यानी कि उबलना 100 डिग्री पे। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस आपको समझना है, वही एग्जाम में लिखना है। देखो वाटर साइकिल में क्या होता है, जब पानी इवेपोरेशन होता है ना, सबसे पहले पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। कहाँ से, समुद्रों से, नदियों से और बड़े बड़े पॉन्ड्स से, यानी कि बड़े बड़े तालाब रहते हैं वहाँ से, वो भी वहाँ से इवेपोरेशन होता है। और प्लांट्स, जो प्लांट वगैरह रहते हैं, जितने पेड़ पौधे रहते हैं, वो भी इवेपोरेशन करते हैं। लेकिन जब वो इवेपोरेशन करते हैं तो उसका नाम चेंज होता है। इवेपोरेशन से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये ट्रांसपीरेशन करते हैं, यानी कि जब ये पानी जब इवेपोरेट करते हैं तो इनको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और वही पानी जब यहाँ से नदियों से इवेपोरेशन होता है, यानी कि पानी वेपराइज होता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अगर नदियों से हो रहा है या समुद्र से हो रहा है, पानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इवेपोरेशन। और पेड़ों से हो रहा है तो ट्रांसपीरेशन। दोनों क्या बनते हैं, कंडेंसेशन में बनते हैं, यानी कि गैस के फॉर्म में बनते हैं। फिर गैस के फॉर्म होने के बाद ये जाकर आ जाते हैं प्रिसिपिटेशन, यानी कि बारिश के फॉर्म में नीचे आते हैं। इसी को बोलते हैं हम वाटर साइकिल। यानी कि पानी किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। गैस में कहाँ गया, प्रिसिपिटेशन, बारिश के फॉर्म में नीचे आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। अब देखिए, इसे कहते हैं वाटर साइकिल। अब कह रहा है जो हमारा सूरज है, जो सूरज यानी कि जो सन है, वो कम से कम डेली 10 × 10⁻² 12 टाइम्स या 12 टन्स ऑफ वाटर डेली इवेपोरेट करता है। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है ये, पता नहीं कितना लीटर है, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो एग्जाम में आपको अगर MCQ में आ गया या 1 वर्ड में आ गया पूछने के लिए कि सन एक दिन में कितना पानी इवेपोरेट करता है, यानी कितना पानी को गैस में कन्वर्ट करता है, तो 10 × 10⁻12, यानी कि इतना टन्स ऑफ वाटर डेली क्या करता है, सूरज इवेपोरेट करता है, यानी कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा सूरज। और ये कहाँ से करता है, समुद्रों से करता है, पॉन्ड से करता है, लेक्स जो रहते हैं वहाँ से करता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो सूरज की रोशनी आती है, इसकी वजह से पानी क्या होता है, हीट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी वेपराइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ प्लांट्स भी यही काम करते हैं, यानी कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, पानी को वेपराइज करते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये MCQ में 1 वर्ड में आ सकता है कि यदि प्लांट्स जो हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, अगर वो पानी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। और जब नदियों वगैरह से हो रहा है तो इवेपोरेशन। दोनों का कंडेंसेशन बनता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होता है। ठीक है, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि कौन सा पानी कितना मात्रा में मौजूद है। तो कह रहा है पूरे पृथ्वी पे लगभग 75% वाटर जो है किससे कवर्ड है, वाटर से, यानी कि पूरा पृथ्वी जो है उसका पूरा पृथ्वी का 75% हिस्सा क्या है, पानी से कवर है, यानी कि 75% पानी है और 25% क्या है, ज़मीन है, जहाँ पर
पहाड़ हैं, जंगल है, नदियाँ हैं, मतलब ये सब है, ठीक है। उसमें से बस नदी का पानी यानी कि जो हमारा रिवर्स और लेक्स हैं या ग्राउंड वाटर, उसमें से कितना 0.8% है, ठीक है। और ग्लेशियर का पानी कितना 1.7% है। बाकी जो सॉल्ट वाटर है वो 97% है, ठीक है। यानी कि पीने का पानी कितना है देखा जाए तो बस 0.33% बचा है हमारा पीने वाला पानी। सोचो 75% पानी होने के बावजूद हमारे पास कितना है 0.33% पानी पीने लायक है, यानी ड्रिंकिंग वाटर है। कितना गंदा पानी हो गया है। अगला टॉपिक आता है हमारा द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, यानी किस की जगह से पीने वाला पानी या जो भी पानी है हमारा बनता है, यानी किस की जगह से पानी बनता है या क्या कहते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म होता है फ्रेश वाटर में। सबसे पहला होता है रेन वाटर, यानी कि बारिश के जरिए हमारा पानी क्या होता है साफ़ होता है, यानी कि पीने वाला पानी बन पाता है। कैसे बनता है ये अभी हम देख रहे हैं। जो हमारा बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध पानी होता है, यानी कि पूरे पृथ्वी पे अगर सबसे शुद्ध कोई पानी होता है तो है बारिश का पानी। लेकिन वो गंदा हो जाता है। कैसे गंदा हो जाता है? जब वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, मतलब कि जो कन्वर्ट हो, देखो पहली बात तो वो क्या हुआ, समुद्रों के पानी था वो सबसे गंदा था, जो सबसे सॉल्टी पानी था, उसमें नमक मिला हुआ था। लेकिन क्या हुआ, सूरज की रोशनी के कारण उसने पानी इवेपोरेट करवाया, ठीक है। इवेपोरेट होने के बाद वो गैस के फॉर्म में ऊपर गया। जब वो गैस के फॉर्म में ऊपर गया तो यानी कि सबसे वो शुद्ध पानी है, यानी कि कोई भी उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है। लेकिन जब बारिश के फॉर्म में नीचे आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस हैं। गैसेस यानी कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उसमें से जब पानी बरसता है तो ये सारे गैसेस उस पानी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो भी पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो पानी बारिश के फॉर्म में जब गिरता है तो वो नीचे चला जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जब हम मोटर वगैरह से या नल से पानी निकालते हैं तब उसमें से पानी क्या होता है, साफ़ निकलता है, यानी कि फ्रेश वाटर निकलता है। तो रेन वाटर भी क्या है, एक तरह से हमारे लिए ताज़ा पानी को कन्वर्ट करता है, यानी कि गंदे पानी को ताज़ा पानी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए। तो सबसे पहला सोर्स क्या है वाटर का, रेन वाटर है। उसके बाद क्या आता है हमारा ग्लेशियर, आइस या स्नो। ये कैसे होते हैं, देखो इन्हीं की वजह से जो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं रिवर्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो गंगा यमुना है उनका भी कहाँ से संबंध है, इन्हीं ग्लेशियर से। यानी कि जो गंगा निकलती कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो नॉर्थ में है, ठीक है, कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड में। फिर जो दूसरी नदी है क्या नाम है उसका, यमुना, वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये तीनों बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं जो साफ़ पानी को कन्वर्ट करके भेजते हैं हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए। तो वही कह रहा है कि ग्लेशियर और आइस, स्नो, ये भी तीनों रीजन्स हैं साफ़ पानी को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद तीसरा सोर्स क्या आता है, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम। देखो ये भी पानी फ्रेश होते हैं लेकिन पीने लायक नहीं होते हैं, यानी कि इंसानों को पीने के लायक नहीं होते हैं। लेकिन इसमें का पानी कौन पीता है, जानवर वगैरह पी सकते हैं क्योंकि उनका वही हैबिट होता है। तो तीसरा क्या है, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम। तो वही कह रहा है वाटर प्रेजेंट रहता है इस बॉडी में भी। कहाँ से आता है पानी, इन ग्लेशियर से आता है। तो ग्लेशियर में आते आते क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान पी सकते हैं लेकिन फ़िल्टर करने के बाद, यानी कि उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद इंसान पी सकते हैं। तो भी एक तरह का क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटी रखते हैं इसलिए हम डायरेक्ट उसको पानी नहीं पी सकते। यहाँ पर लिखा है देखिए, दिस वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, यानी कि इसमें धूल वगैरह मिल जाते हैं, पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, जिसके वजह से पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ नहीं होता है। अगर इसको पीना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, यानी कि फ़िल्टर करना पड़ेगा। चौथा सोर्स क्या है, सीज एंड ओशियन, यानी कि समुद्र और ओशियन के पानी क्या भी हैं, एक तरह से सोर्स है वाटर का। यानी कि इनके वजह से क्या होता है, पानी ताज़ा बनता है। देखो जब इवोपरेशन होता है तो मैक्सिमम इवोपरेशन कहाँ से होता है, समुद्र और महासागरों से होता है। ये भी एक तरह के सोर्स है जिसकी वजह से पानी क्या होता है, कन्वर्ट होता है फ्रेश वाटर में, वाटर साइकिल के जरिए। उसके बाद हमारा पांचवा सोर्स आता है क्या, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर वही मैंने बताया ना, बारिश होती है जब सारा बारिश का पानी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो वो ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा ज़मीन है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हमारा अर्थ का अंडरग्राउंड वाटर है। और ये है एक्वीफायर, यानी कि यहीं पर सारा पानी दिख रहा ना डार्क ब्लू कलर का, ये सारा पानी इकट्ठा होता है यहीं पर। जो हमारा मोटर वगैरह आता है, जो मोटर वगैरह के अलावा जो नल वगैरह लगाई जाती हैं वो यहाँ तक लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ से पानी ऊपर की तरफ आता है और हम उसको पी सकते हैं। तो वही कह रहा है ग्राउंड वाटर भी क्या है, एक तरह का सोर्स ऑफ वाटर है। तो एग्जाम में आया कि कितने सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, तो 5-6 मैंने बता दिया, कोई भी 4 लिखना है आपको, ठीक है। पहला क्या था, रेन वाटर, दूसरा था ग्लेशियर, आइस और स्नो, चौथा था रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम, फिर सीज एंड ओशियन, फिर ग्राउंड वाटर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जो पानी ज़मीन के अंदर चली जाती है ना, उसको कैसे हम निकाल के पी सकते हैं। तो कैसे पी सकते हैं, ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन, हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिगिंग वेल्स, यानी कि कुआं को खोद के। अब तो कुआं का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन जो पहले के लोग थे, यानी कि 100 साल 200 साल पहले के जो लोग थे, ठीक है, वो कुएं का पानी ही पीते थे। क्यों, क्योंकि कुआं का पानी सबसे शुद्ध होता था उस समय, उसमें कुआं का पानी को मतलब सबसे शुद्ध माना जाता था,
ठीक है। उसके बाद ट्यूबवेल्स आए, यानी कि ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, जो मोटर वगैरह लगते हैं वो भी साफ़ पानी निकालते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया है, हैंडपम्प्स, जो हम लोग इस टाइम में यूज़ करते हैं गाँव में। शहर में हैंडपम्प्स नहीं होता, शहर में क्या होता है, मोटर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं और पूरे शहर में पहुँचाते हैं टोटी के जरिए। लेकिन जो गाँव में होते हैं वो हैंडपम्प से ही होते हैं, जो लोग पानी अभी भी नल के द्वारा पीते हैं और अच्छा साफ़ मीठा पानी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडरग्राउंड से पानी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, शहरों में, इन सिटीज़ में क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है मेंटेन बाय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट शहरों को पानी देती है, ठीक है। लेकिन कैसे देती है, फिल्टर, यानी कि बड़े बड़े मोटर्स वगैरह लगा के उसमें ज़मीन के अंदर। वही लिखा है कि वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाई रिवर्स, लेक, पॉन्ड, वेल्स एंड सप्लाई थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स, माने बड़े बड़े पाइप बिछाए जाते हैं शहरों में और उन्हीं के जरिए क्या होता है, पानी को पहुंचाया जाता है। लेकिन गांव में जो होता है, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में कहाँ से पानी पीते हैं लोग, हैंडपम्प से पीते हैं, ट्यूबवेल से, फ्रॉम वेल से। ये जो अब दोनों यूज़ नहीं होते हैं, अब ज़्यादा क्या यूज़ होता है, हैंडपम्प्स। पहले के लोग ये सब यूज़ करते थे, यानी कि कुआं का पानी पीते थे, ठीक है, ट्यूबवेल्स का पानी पीते थे। क्यों, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता था। देखो एक पॉइंट है आपके लिए, एक पॉइंट यानी कि नोट है आपके लिए, पूछेगा एक्वाफायर क्या होता है। एक्वाफायर क्या होता है, एक्वाफायर, एक्वाफायर वो जगह होती है ज़मीन के अंदर जहाँ पर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड में या एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि एक्वाफायर क्या होता है। तो एक्वाफायर वो जगह होती है जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है, यानी कि कलेक्शन होता है। जब बारिश होता है ना, तो बारिश का पानी जब ज़मीन के अंदर जाता है, जहाँ पर स्टोर होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्वाफायर। तो डार्क ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसी को क्या बोलेंगे, एक्वाफायर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एक्वाफायर वो जगह होती है जहाँ पर वाटर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है और उसको हैंडपम्प के द्वारा या किसी पंप के द्वारा निकाला जाता है और उसको पिया जाता है, ठीक है। तो एक्वाफायर वो जगह होती है ज़मीन के अंदर का जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि पानी की जो मात्रा है ग्राउंड के अंदर वो घट रही है। यानी कि मान लेते हैं ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, अगर 100 साल पहले यहाँ तक पानी था तो ये घट के यहाँ तक आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ तक पानी है। अब क्यों घट रहा है, क्योंकि हम पानी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पर लिखा है, देखिए, ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एज इट कंटिन्यूसली रिचार्ज बाई रेन वाटर। कह रहा जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारा इंसान पानी क्या तो पीते हैं, शहरों में भी और गाँव में भी। शहर में इंसान जो गवर्नमेंट रहती है वो जो मोटर वगैरह बड़े बड़े मोटर रहते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराती है, और गाँव में नलों के वगैरह या हैंडपम्प के द्वारा लोग उसको पीते हैं। तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्यों, जो शहर में हैं जो लोग रहते हैं, जो रोड वगैरह रहता है ना पक्की के बन गया, यानी पक्का रोड बन गया, जिसकी वजह से पानी होता है अंदर नहीं जा पाता है। पानी कहाँ जाता है, जो नाली वगैरह रहती है नाली के जरिए नदी में गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो ग्राउंड रहता है सूखा हो जाता है। और शहर में, गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव का जो ज़मीन वगैरह रहता है वो पूरी तरह से मिट्टी रहता है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो मिट्टी क्या करती है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी, मिट्टी क्या होता है, भरपूर मात्रा में पानी रहता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं पूरी तरह से जो उनका ग्राउंड होता है वो सीमेंटेड का होता है, यानी कि जो उनका घर होगा वो भी सीमेंटेड का होगा, जो रोड होगा वो भी सीमेंट का होगा, जो उनके गेट वगैरह होंगे, नहीं कहते हैं द्वार वगैरह, ठीक है, वो भी सीमेंट का होगा, जिस वजह से जब पानी बरसती है तो पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाती है। कहाँ जा पाती है, नाली में वगैरह, नदी वगैरह में गिर जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो गया है। फिर इसमें कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है वो होता है शहरों में। शहर में जो टोटी वगैरह रहते हैं, कहीं टूट वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कई हज़ार लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और कहाँ वेस्ट होता है, लोग जब नहाते वहाते हैं तो वहाँ भी पानी खोल लेते हैं, गिरता रहता है, ठीक है। जब सुबह में ब्रश वगैरह करते हैं तो वहाँ भी लोग पानी खोल लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अगला टॉपिक आता है नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्स क्या है, आगे हम देखेंगे। और कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी घट रहा है। तो कौन से रीजन है, सबसे पहला रीजन आता है इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि लोगों की आबादी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन, पानी ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रहा है। यानी कि देखो पहले क्या थे, मान लेते हैं पहले 100 लोग थे तो लगभग 100 लीटर पानी डेली यूज़ होता था। अब क्या है, 1000 लोग हैं, अब 1000 लीटर पानी डेली यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी का यूज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है, विथ राइजिंग पॉपुलेशन मोर वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि चाहिए होगा पानी। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी को घटा रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, ये पानी घट रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी एक टाइम पे, यानी कि आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद पानी की कमी के कारण क्या हो जाएगा, लोग मरने लगेंगे। तो ये एक रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन। अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहला 3-4 रीज़न बताओ जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी घट रहा है या पानी क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, यानी कि घट रहा है। सबसे पहला रीज़न क्या आएगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा आता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि खेतों में जब पानी दी जाती है ना,
जैसे इरिगेशन वगैरह नहीं होता, जब फसल वगैरह लगते हैं, गेहूँ धान वगैरह लगता है तो उसमें पानी दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी खर्च हो जाता है। वो वेस्ट नहीं होता, पानी खर्च होता है। अगर पानी नहीं देंगे तो खाना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ज़रूरी है, उसको हम वेस्ट नहीं बोलेंगे। अगर कोई कहता है कि खेतों में पानी वेस्ट हो रहा है तो वो मतलब क्या है, वो उसके पास दिमाग नहीं है, वो चिरकुट है। यानी कि देखो, खेतों में पानी दिया जाता है, उसको खर्च किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आता है कि ऐसे रीजन बताओ जिसमें पानी घट रहा है, तो बस आप क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो किसान वगैरह रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, रेन वाटर पे। अगर बारिश होती है तब तो ठीक है, जिससे नहीं होती है तो उनको पानी कहाँ से देना पड़ता है, ज़मीन के अंदर निकाल के पंप सेट वगैरह लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पानी घट जाता है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है जिसकी वजह से पानी घट रहा है। तीसरा रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, यानी कई सारे फैक्ट्रीज वगैरह लग रहे हैं जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, वो लोग यूज़ करते हैं और गंदा पानी छोड़ देते हैं नदियों में, जिसकी वजह से पानी गंदा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। तो लिखा है ना, ऑल द इंडस्ट्रीज़, यानी कि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं पानी का यूज़ करती हैं किसी कोई भी चीज़ बनाने के लिए। नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज, यानी कई सारे इंडस्ट्री और बन रही हैं और पानी क्या रहा, घट रहा है। तो क्या रहा है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं और कंजप्शन भी पानी का इंक्रीज, यानी कि पानी की मात्रा भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि ये लोग जितनी फैक्ट्रीज आ रही हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, घट रहा है। दिस वाटर कम्स मेनली फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं ये भी पानी कहाँ से यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर से। यानी कि देखा जाए तो पॉपुलेशन के भी लोग, इंसान भी कहाँ से, ग्राउंड वाटर से यूज़ करते हैं पानी। एग्रीकल्चर भी ग्राउंड वाटर से यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले भी ग्राउंड वाटर से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर घट रहा है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ के कटने के कारण भी क्या हो रहा है, पानी घट रहा है। कैसे घट रहा है देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी से और पेड़ों का क्या संबंध है। देखो, जब जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे ना उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ये तो आप लोग मानते हैं ना, जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, यानी कि मौसम ठंडा रहेगा। जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा बारिश होगा, यानी कि जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड का वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, यानी कि इंसान को भी फ़ायदा हो और नेचर को भी फ़ायदा हो। यानी कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगा, जिसकी वजह से पानी ग्राउंड लेटर क्या होगा, ऊपर आएगा, यानी कि जो ग्राउंड वाटर था वो ऊपर आएगा। किसकी वजह से, बारिश की वजह से। तो पेड़ अब क्या हो रहा है, कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, नए नए फैक्ट्रीज लग रही हैं, उन पेड़ों को काट कर अपनी फैक्ट्रीज बैठा रहे हैं लोग, तो सारा पानी क्या हो रहा है, घट रहा है। सातवां रीज़न क्या है, या अगला रीज़न क्या है, साल्ट वाटर इन्फ्रेक्शन। ये क्या होता है, देखो कहने का मतलब ये कह रहा है कि पूरी दुनिया है, यानी कि जो पूरा दुनिया है, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लूजिंग फ्रेश वाटर, यानी कि साफ़ पानी को लोग क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। कैसे लूज़ कर रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कि 1.5 बाल्टी पानी चाहिए नहाने के लिए, लेकिन लोग 3-3 4-4 बाल्टी पानी से नहाते हैं। वो 4 बाल्टी का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा, नाली के जरिए वो समुद्र में चला जाएगा, यानी कि गंदा पानी हो जाता है, यानी कि सॉल्ट वाटर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि अब जितना मात्रा हो उतना ही पानी में नहाइए, एक्स्ट्रा पानी को वेस्ट ना करिए। ठीक है, तो पानी को बचाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला रीज़न आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि सम ऑफ द प्राइवेट कंपनीज टेक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर एंड अंडरग्राउंड एक्वाफायर, यानी कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने यूज़ के लिए क्या करती हैं, नदियों का पानी, यानी कि जो समुद्र का पानी नहीं हो रहा है, नदियों का पानी और अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर भी घट रहा है। यानी कि ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से अंडरग्राउंड घट रहा है। अगला और लास्ट रीजन है सैंड ग्रेविंग फ्रॉम रिवर्स। इसका भी मतलब सम रिवर्स आर डीपली अफेक्टेड बाय सैंड ग्रेविंग। पलार रिवर कह रहा है कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नदियाँ गहरी हैं। गहरा होने के कारण क्या हो रहा है, जो समुद्र नीचे का पानी यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो मिट्टी है उसमें मिल जा रहा है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जा रहा है। तो कई सारे रीजन है, यानी कि क्या क्या है, नेचुरल फोर्स है, यानी कि इंक्रीज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बढ़ने से पानी घट रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से घट रहा है, इंडस्ट्री के बढ़ने से घट रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से घट रहा है, साल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है और सैंड ग्रेविंग हो रहा है। तो इन सारे रीजन में से कोई भी आप 4 या 5 रीजन लिख सकते हैं जिससे पानी घट रहा है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी किन किन जगहों पे कितना पानी बटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा पानी होता है। जैसे कि कह रहा है नॉर्थ इंडिया में जो हमारा भारत है, ऐसे भारत होता है ना, मैप थोड़ा गलत बन जाएगा, हंसना मत, ठीक है, कुछ इस तरह से नॉर्थ मतलब रहता है। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया ये वाला पूरा पार्ट जो है यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रेश रहता है। यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, और कौन, पंजाब, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम बारिश होता है। मेघालय, वेस्ट बंगाल, इन सब पे मैक्सिमम बारिश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, यानी कि इंडस नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी वजह से यहाँ पानी भरपूर मात्रा में है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर बारिश नहीं होता है, वहाँ पर पानी क्या है ही नहीं। कौन कौन से रीजन है, राजस्थान है, ठीक है,
नॉर्थ साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु, केरला, ये सब क्या है ऐसी जगह है जहाँ पर पानी कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट करा यहाँ पर, कह रहा मानसून जब आता है, मानसून यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो वाटर लेवल क्या होता है, नदियों में बढ़ जाता है, यानी कि बारिश की वजह से वाटर लेवल बढ़ेगा ही। वैसे बात थोड़ी ना कि बारिश लेवल घट जाएगा, तो जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा पानी इंक्रीज़ होगा, यानी कि फ्रेश वाटर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाता है। और दूसरी तरफ क्या है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन यानी कि सूखा समय, यानी कि जब बारिश नहीं होता है उस समय में क्या होता है, वाटर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा घट जाते हैं, यानी कि वाटर लेवल गो डाउन क्वाइट अ बिट मोस्ट ऑफ द लार्ज एरिया, देयरफॉर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम जनरली ड्राई अप कंटेंटली, यानी कि जहाँ पर बारिश होता है वहाँ पर तो पानी हो जाता है, लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होता है वहाँ का अंडरग्राउंड जो वाटर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पानी की किल्लतों से दिक्कत होते हैं। जैसे यहाँ दिखा गया फोटो में ना कितना दिक्कत हो रहा है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एक इंडिया का मैप दिया गया है और बताया गया है कि इन जगहों पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला ये वाला पार्ट, यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होता है, देखा ना, रेन इन सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा एबव 300 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, ग्रीन जगहों पे, यानी कि इस वाले पार्ट में। फिर जो लाल वाला जगह है यानी कि 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है, यानी कि ये पूरा देखो नॉर्थ वाला पार्ट, ये पूरा ईस्ट वाला पार्ट क्या है, बारिश से भीगा पड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वाटर है पीने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, वाटर इज स्केयर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कह रहा है जो वाटर है हमारा ना, वो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है, खतरनाक यानी कि उनके लिए दिक्कतें खड़ा कर सकता है इन रीजनों की वजह से, यानी कि पानी क्या रहा है, घट रहा है, जिसकी वजह से इंसान को तो प्रॉब्लम होगा ही, तो किस वजह से प्रॉब्लम होगा वो हमको देखना है 4-5 पॉइंट में, देखते हैं। पहला रीज़न है कि अगर पानी घटता है तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि समुद्र का पानी तो पूरा साल्टी यानी कि नमकीना पानी है, जिसकी वजह से इंसान डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो पहला दिक्कत तो ये है, अगर पानी खत्म हो जाता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये कह रहा है कि वाटर प्रेजेंट इन सी एंड ओशियन, यानी कि जो समुद्रों में और महासागरों में पानी मौजूद है वो साल्टी है, यानी कि इंसान उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा फ्रोजन ग्लेशियर यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ के, वो भी क्या है, बर्फ़ में कन्वर्ट हुए, यानी कि उसका भी पानी इंसान डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो पिघलता नहीं है। यानी कह रहा है कि बस 0.01% ही पानी क्या है, पीने लायक है, यानी कि 0.01% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फिट फॉर कंजप्शन, यानी कि 0.01% पानी ही बस ऐसा बचा है जो इंसान क्या कर सकते हैं, यूज़ में कर सकते हैं। आप सोचो 75% पानी हमारी पृथ्वी पे, जिसमें से 0.01% क्या है, बस पीने लायक है। बाकी जो पानी है या तो वो गंदा है, या तो बर्फ़ में है, या तो वो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि गंदा पानी है। कुल मिला के 0.1 या 0.2% पानी क्या है, हमारा पीने लायक है। इसीलिए कहते हैं कम से कम पानी आप लोग क्या करिए, यूज़ करिए, ताकि आपके आने वाला जनरेशन जो होगा, जो आपका आने वाला फ्यूचर होगा वो अच्छे से रह सके। नहीं तो आने वाले 100 सालों में पानी की इतनी बड़ी किल्लत हो जाएगी कि क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा इस पानी की वजह से। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे लोगों का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जंगल वगैरह कट रहा है, जंगल वैसे जंगल की जगह पे क्या बनना है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, रोड बन रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो घट रहा है। ग्राउंड कैसे घट रहा है, देखो जितना ज़्यादा हाउस बनेगा, जितना ज़्यादा ऑफिस बनेगा, जितना ज़्यादा दुकानें बनेंगी उतना ज़्यादा सीमेंट होगा, यानी कि सीमेंट क्या होगा, एक तरह से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं रेन वाटर रहेगा वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा। ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब कि वो पानी कहाँ जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, यानी कि नदियों में या नालों में गिर के ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, घट रहा है, और इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ा करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। चौथा रीज़न कह रहा है कि इंडस्ट्री के आने की वजह से, यानी कि जितना ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से भी क्या पानी क्या हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है और उसका भी प्रोडक्शन घटा रहा है, यानी कि पानी का प्रोडक्शन घटा रहा है। तो वही कह रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अ रिजल्ट इन एन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि कई सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और काफ़ी मात्रा में पानी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आने वाले फ्यूचर में ये भी कह रहे हैं रीज़न है, इसकी वजह से पानी ख़त्म होने वाला है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी मात्रा में खेती होती है, यानी कि एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ भी पानी क्या हो रहा है, काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है, यानी कि अगर मानसून आ जाता है, यानी कि बारिश आ जाता है तो पानी नहीं लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के खेतों में डालते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि पानी की मात्रा कम हो रही है। छठा पॉइंट क्या है, अनकंट्रोल यूज़ ऑफ बोरवेल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जैक्टिंग ग्राउंड वाटर, यानी कि बोरवेल एक तरह का तरीका होता है जिसमें से पानी लोग निकालते हैं, तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, पानी घट रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। सातवां रीज़न क्या है, करा जितना भी अंडर मतलब कि फ्रेश वाटर है, यानी कि जो साफ़ पानी है उसको भी लोग गंदा कर रहे हैं। कैसे गंदा कर रहे हैं,
अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम होम्स, यानी कि जो घर से नालियाँ निकलती हैं वो नालियाँ कहाँ जाती हैं, नदियों में जाती हैं, नदी का पानी गंदा करती हैं। उससे भी तरीके से क्या हो रहा है, नदी का पानी गंदा हो रहा है, यानी कि वो भी पानी पीने लायक नहीं है। यानी कुल मिला के चारों तरफ से, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो इधर से भी पानी लोग गंदा कर रहे हैं, नीचे से भी पानी गंदा कर रहे हैं, इधर से भी, मतलब चारों साइड से क्या हुआ, पानी गंदा करने में जुटे हैं लोग, जिसकी वजह से पानी काफ़ी मात्रा में कम हो रहा है। 8वां रीज़न क्या है, नो इफेक्टिव मेजर फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी कि मैक्सिमम लोग, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से बस 2 लोग ही ऐसे हैं जो पानी को क्या कर रहे हैं, बचाने में लगे हुए हैं। बाकी 98% लोग ऐसे हैं जो पानी को बस कहते हैं हाँ बचाना चाहिए, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। अब आता है वाटर मैनेजमेंट, यानी कि कैसे पानी को बचाया जाए या कैसे पानी को सेव किया जाए। सबसे पहला तो यही आता है कि आप लोग पानी को वेस्ट ना करिए, यानी कि डू नॉट वेस्ट वाटर, जिसको से पानी क्या हो, कंजर्व हो, कंजर्व यानी कि बचा रहेगा, ठीक है। या जो आप लोग टोटी वगैरह खोल के छोड़ देते हैं उसको मत छोड़ा करिए, ठीक है। जब आप लोग ब्रश करते हैं, अपने दांतों को रगड़ते हैं, उस समय भी क्या पानी को बंद रखा करिए। कई लोग क्या करते हैं, अपना ब्रश करते रहते हैं और टोटी को खोल देते हैं, जिसकी वजह से पानी गिरता रहता है, तो वो नहीं करना चाहिए। सेविंग करते समय या कपड़ा धोते समय पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना पानी का यूज़ है उतना ही करिए। अगर 1 बाल्टी पानी का यूज़ हो जाता है तो उतना ही करिए, 2 बाल्टी पानी का यूज़ मत करिए। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट, इन्फॉर्म द सर्कल अथॉरिटी टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ पाइप, यानी कि आपको शहरों में या कोई मोहल्ला में अगर आपको दिखा कहीं टोटी वगैरह टूट गया है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो तुरंत वहीं के वहीं आपके पास फ़ोन आता है, तुरंत कॉल करिए किसके पास, सर्कल अथॉरिटी के पास, और कहिए कि यहाँ पर पाइप जो है टूट गया है और पानी वेस्ट हो रहा है, तुरंत उसको रोकिए, आपका फ़र्ज़ है। तीसरा पॉइंट क्या करता है, जो फार्मर्स शुड फॉलो बेटर मेथड ऑफ इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। कह रहा है किसानों को कौन सा इरिगेशन यूज़ करना चाहिए, ड्रिप वाटर। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, पाइप लगा होता है, पाइप के जरिए पानी लगाना चाहिए, यानी कि वेस्ट, जैसे क्या होता है नदियों के द्वारा पानी आता है या पंपसेट के द्वारा पानी खोल देते हैं लोग, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो वो लोग कह रहे हैं पाइप के जरिए, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन आता है उससे वो लोग क्या करें, पानी को चलाएँ खेतों में। चौथा क्या है, डैम्स एंड रिजर्वर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड एंड कलेक्ट वाटर। कह रहा है डैम से ज़्यादा बननी चाहिए, जिसकी वजह से पानी क्या कर सकें, कलेक्ट कर सके और पानी को वेस्ट होने से बचा सके। 5वां रीज़न क्या है बचाने का, देखते हैं। 5वां रीज़न कह रहा है कि पानी को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, यानी कि पानी जिससे जो हम लोग बॉटल खरीदते हैं, अगर वो पानी बच जाता है तो हमको उसको फिल्टर करके क्या करना चाहिए, पी लेना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए। अगर सब मैक्सिमम हमको लगता है सबके घर में 98% लोगों के घर में फ़िल्टर होगा। अगर फ़िल्टर है तो मैक्सिमम पानी को क्या करिए, आप लोग कन्वर्ट करिए फ़िल्टर में और साफ़ पानी को पी लीजिए, यानी कि उसको फेंकिए मत। 6वां पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा सॉइल मिट्टी बची रहेगी, उतना ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। तो मैक्सिमम पेड़ लगाइए, जिसकी वजह से पानी बचा रहेगा। 7वां क्या है कि जो नाली वगैरह रहती है, जो फैक्ट्री वगैरह आता है, उसमें जो पानी निकलता है ना, उस पानी को थोड़ा आप लोग फ़िल्टर करके निकालिए, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट रहते हैं, यानी कि जो नालियों का पानी स्वच्छ करता है, साफ़ करता है, वो उसको और अच्छे से ट्रीट किया जाए, यानी कि जो फैक्ट्री से पानी निकल रही है उसको थोड़ा साफ़ करके बहाया जाए पानी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड शुड बी यूज़, यानी कि पानी को साफ़ करने के लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करें, जिसकी वजह से पानी क्या हो, साफ़ रहे और इंसान उसे पी सकें। 9वां पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को बचाना चाहिए। जैसे रेन हार्वेस्टिंग इस तरीके से होता है, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। देखो रेन हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब बारिश आता है ना, तो बारिश के में छत के ऊपर इस तरीके से थोड़ा बना दिया गया था, एक बित्ता में, मतलब एक फुट पे, जिसको से जो पानी गिरता है छत पे वो इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होकर एक ज़मीन के अंदर इस तरीके से कुआं बनवाया जाता है, यानी कि एक तरह से वेल बनवाया जाता है, जिसके सारा पानी यहाँ से गिर सके, यानी कि इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को कंजर्व करना। और इस पानी को कहाँ यूज़ करेंगे हम, जब आपको गाड़ी वगैरह धोना रहेगा, ठीक है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या कुछ और काम रहेंगे, यानी कि पौधों वगैरह में पानी देना रहेगा, तो इसमें से आप पानी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि जब बारिश हो रहा हो तो सब शहर में, मतलब सबके घर में क्या होना चाहिए, इस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, यानी कि बारिश का पानी को बचाना चाहिए उसको ज़मीन में जाने से पहले, क्योंकि शहर में क्या होता है, मैक्सिमम सीमेंट वाला रोड होता है, जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करके पानी ज़मीन तक पहुँचा सकते हैं। फिर आता है एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमसे इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, यानी कि इंसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। सबसे पहला फ़ायदा आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन रिड्यूस फ्लडिंग इन सिटी एरिया, यानी कि रेन वाटर अगर हार्वेस्टिंग करते हैं हम तो फ्लड वगैरह कम आएंगी, बाढ़ वगैरह कम आएंगी। दूसरा क्या है, सी वाटर इंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज कैन बी कलेक्टेड, यानी कि जो समुद्र का पानी है क्या होगा, कंट्रोल हो पाएगा। ग्राउंड वाटर कैन बी कंजर्व, यानी कि जो ग्राउंड वाटर में, यानी कि जो एक्वाफायर था अभी देखे तक ग्राउंड वाटर में, तो क्या होगा, वो लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, जिस वजह से अच्छा होगा सबके लिए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन रिड्यूस टॉप सॉइल लॉस, यानी कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं हम, ये करते हैं, तो ऊपर वाला जो मिट्टी होगा ना वो बहेगा नहीं, ठीक है, पानी अपनी तरफ खींचा रहेगा उस मिट्टी को, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, अच्छे से क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट हो पाएगा। इट कैन इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, यानी कि अगर पानी को हम हार्वेस्ट करते हैं तो मिट्टी को, यानी कि जितने भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स वगैरह को अच्छी तरह से ग्रो करवा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी जो प्लांट्स और जो पेड़ वगैरह होंगे ग्रो करके वहीं पर हो पाएंगे, बड़े बड़े हो पाएंगे, जिसकी वजह से मिट्टी को कंजर्व करेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा से प्रोड्यूस होगा, बारिश होगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो आपसे भी यही विनती है, अगर आप कहीं भी पानी वेस्ट होते हुए देखते हैं तो उसको तुरंत रोकिए, आपका ये फ़र्ज़ है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आप ही का है, आप ही आने वाले फ्यूचर हैं, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।